everyone, welcome to Education Shelf Live. I'm Dr. Riddhi Agrawal and I'm here with the new unit of 11th chemistry that is unit 8 जो कि redox reaction की है। इस यूनिट को हम दो पार्ट्स में कवर कर लेंगे। आज के पार्ट में हम जो क्लासिकल आइडिया है redox reaction का उसके बारे में बात करेंगे। फिर redox reaction को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस की फॉर्म में देखेंगे और तीसरी जो हम बात करने वाले हैं वो है ऑक्सीडेशन नंबर की। तो इन तीनों के बारे में आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। और गाइज अब अपने चैनल पे सब्सक्राइब बटन के अलावा ज्वाइन बटन भी आ गया है, सो आप लोग अब चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। जब आप चैनल को ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं जो सब्सक्रिप्शंस पे नहीं मिलते हैं। मतलब ये फ्री कंटेंट तो आपको मिलता ही रहेगा, इसके अलावा जो भी एडवांटेजेस आपको मिलेंगे उन्हें मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है और उस वीडियो का लिंक जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रही हूँ, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना एक बार। ओके और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट आता है मेंबरशिप को लेके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर आप मेरे फेसबुक ग्रुप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और गाइज एमसीक्यूज में अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप एक ऐप है डाउटनट जिसके थ्रू अपने सारे डाउट सॉल्व कर सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और उस ऐप को यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ। कोरोना के वक्त घर बैठे पढ़ाई करो ना, डाउटनट है आपके साथ, जहां आप बस क्वेश्चन की फोटो लेकर तुरंत अपने डाउट का वीडियो सोल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही यहाँ कोटा के टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम, एनजे सर के फ्री वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। इतना ही नहीं, रोजाना शाम 5 बजे डाउटनट की टीम आकर करेगी देश भर के टॉप आईआईटी, जेईई और नीट में पूछे गए डाउट सॉल्व, वो भी लाइव। सो स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में कोई भी आए डाउट तो डाउटनट के साथ उन्हें कर दो आउट। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो केमिस्ट्री जो है हमें पता है बहुत सारे हमारे जो मैटर की वैरायटीज़ हैं उसके साथ डील करती है और एक तरीके के मैटर को दूसरे तरीके के मैटर में कन्वर्ट करती रहती है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन रहता है मैटर का एक काइंड से दूसरे में, वो अलग अलग टाइप के रिएक्शंस के थ्रू होता है और इनमें रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है। अब बहुत सारे ऐसे फेनोमेना है हमारे, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो बायोलॉजिकल हो, उनमें रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो होते हैं। अब ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है इनका सबसे ज़्यादा यूजेज कहाँ मिलता है हमें? फार्मास्यूटिकल, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, मेटालर्जिकल और एग्रीकल्चरल एरियाज में। तो इन रिएक्शंस की इम्पोर्टेंस जो है वो इस चीज़ से ही पता चलती है कि जो हम अलग अलग टाइप के फ्यूल्स बर्न करते हैं डोमेस्टिक, ट्रांसपोर्ट या बाकी कमर्शियल प्रोसेसेस को लेके, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, या फिर हम कोई इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस करा रहे हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स या नॉन मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए, या फिर कुछ केमिकल कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग करा रहे हैं जैसे कास्टिक सोडा हो गया, या फिर ड्राई और वेट जो हमारी बैटरीज हैं उनका ऑपरेशन करा रहे हैं, या फिर कोरोजन हो रहा है मेटल्स का। तो ये सब चीज़ें जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन में ही आती है, रिडॉक्स प्रोसेसेस ही हैं, इसीलिए रिडॉक्स रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि क्लासिकल आइडिया क्या है रिडॉक्स रिएक्शन का। So originally the term oxidation was used to describe the addition of oxygen to an element or a compound. तो ओरिजिनली यानी कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन टर्म हम क्यों यूज़ करते थे? अगर हम किसी कंपाउंड में या किसी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं तो सिंपली हम उसे ऑक्सीडेशन बोल देते थे। अब क्योंकि जो हमारी डाई ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है लगभग 20%, तो बहुत सारे एलिमेंट जो है वो इसके साथ कंबाइन करते हैं और ये एक प्रिंसिपल रीज़न है कि क्यों वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें अर्थ पे मिलते हैं, मतलब ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलेंगे, अकेले नहीं मिलेंगे, ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलेंगे। अब कुछ रिएक्शंस हैं जिसके थ्रू हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है वो देख सकते हैं, जो हमारी लिमिटेड डेफिनेशन में थे, यानी कि पहले वाली में, जैसे 2Mg प्लस O2 गिव्स अस 2MgO, तो इसको भी हमने ऑक्सीडेशन बोला, या S प्लस O2 गिव्स अस SO2, तो इसको भी हमने ऑक्सीडेशन बोला। अब ये जो दोनों रिएक्शंस हैं इसमें जो एलिमेंट्स हैं हमारे मैग्नीशियम और सल्फर, वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हम मीथेन का एग्जाम्पल देखें तो CH4 प्लस 2O2 हमें देगा CO2 प्लस 2H2, तो इसमें भी हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब मीथेन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें हाइड्रोजन जो है उसको ऑक्सीजन ने रिप्लेस किया है। तो इसकी वजह से जो केमिस्ट थे उन्होंने ऑक्सीडेशन को रीइंटरप्रेट किया। उन्होंने बोला ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि हाइड्रोजन को हम रिमूव करें, इसीलिए जो टर्म थी ऑक्सीडेशन उसका स्कोप थोड़ा सा जो है वो बढ़ा दिया गया और उसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऐड कर दिया गया। जैसे एक और रिएक्शन हम देख सकते हैं H2S प्लस O2, इट गिव्स अस 2S प्लस 2H2O। अब जैसे जैसे हमारे केमिस्ट की नॉलेज जो है वो ग्रो करती गई,
ये नेचुरल होता गया कि हम ऑक्सीडेशन की टर्म को एक्सटेंड करते जाएं, जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही इन्वॉल्व नहीं होगा, बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे। जैसे हमने मैग्नीशियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, इनका ऑक्सीडेशन कराया, तो उनका ऑक्सीडेशन कैसे हुआ, जैसे Mg प्लस F2 इज इक्वल्स टू MgF2। तो इसमें कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इसी तरीके से Mg प्लस Cl2 गिव्स अस MgCl2, तो ये भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो ये जो दो रिएक्शंस अभी हमने देखे, फ्लोरीन और क्लोरीन वाले, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ही आ रहे हैं। तो इसकी वजह से जो केमिस्ट थे उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन का रिमूवल ही ऑक्सीडेशन नहीं है, अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं तो वो भी ऑक्सीडेशन के अंदर ही आता है। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका, 2K4 FeCN होल 6 प्लस H2O2, तो ये हमें देगा 2K3 FeCN होल 6 प्लस 2KOH। तो इसको भी ऑक्सीडेशन बोला, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है यानी कि K, वो रिमूव हो गया है पोटेशियम फेरोसाइनाइड से और ये कन्वर्ट हो गया है पोटेशियम फेरीसाइनाइड में। तो समराइज करने के लिए ऑक्सीडेशन टर्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? या तो हम किसी एलिमेंट या किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं या फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन या कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं तो भी वो ऑक्सीडेशन हुआ। क्लियर हो गया? एक बार वापस समझा देती हूँ। अगर आप ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड कर रहे हो तो वो ऑक्सीडेशन हुआ, या फिर अगर आप हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव कर रहे हो तो वो ऑक्सीडेशन हुआ। अब बिगिनिंग में रिडक्शन जो है उसको ऐसे ही कंसिडर किया गया जैसे ऑक्सीडेशन को कंसिडर किया गया था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन को कंसिडर किया गया था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम दी कंपाउंड। लेकिन बाद में जो रिडक्शन टर्म है उसको भी थोड़ा ब्रॉड बना दिया गया और आजकल उसको ऐसा बोला जाता है कि अगर ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को आप रिमूव कर रहे हो या फिर हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड कर रहे हो एक सब्सटेंस में, तो वो हो गया हमारा रिडक्शन। तो इन डेफिनेशंस के हिसाब से कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे रिडक्शन प्रोसेस के, जैसे 2HgO को जब हम हीट कर रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो गया 2Hg प्लस O2, तो इसमें ऑक्सीजन निकल गया। या फिर दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं 2FeCl3 प्लस H2, इट गिव्स अस 2FeCl2 प्लस 2HCl। तो इसमें क्या हुआ है, जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्लोरीन, वो निकल गया है हमारे कंपाउंड से, फेरिक क्लोराइड से। तीसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 गिव्स अस CH3CH3, तो इसमें हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो गया है। या फिर 2HgCl2 प्लस SnCl2 गिव्स अस Hg2Cl2 प्लस SnCl4, तो इसमें जो मर्क्यूरिक क्लोराइड था हमारा उसमें मरकरी जो है वो ऐड हो गया। क्लियर हो गया? अब इस रिएक्शन में जो HgCl2 वाला है इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, स्टैनस क्लोराइड जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है स्टैनिक क्लोराइड में। तो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन जो है वो ऐड हो रहा है, तो इसीलिए ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। और ये भी हमें जल्दी पता चल गया कि बहुत सारे हमारे ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है वो साइमल्टेनियसली चलता रहता है। क्लियर है? अब आते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन की टर्म्स में अब हम रिडॉक्स रिएक्शंस की बात करने वाले हैं। अब कुछ रिएक्शंस मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जैसे Na प्लस Cl2 गिव्स अस 2NaCl, या फिर Na प्लस O2 गिव्स अस Na2O। तो हमें पता चल गया कि ये सारे रिएक्शंस जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इनमें सब में जो सोडियम है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि इसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है। दूसरी तरफ क्लोरीन या जो हमारा ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि इन सब में जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सोडियम है वो ऐड होता जा रहा है। अब केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है कि जो सोडियम क्लोराइड है या सोडियम ऑक्साइड है, या अगर हम सोडियम सल्फाइड लें जैसे Na प्लस एस गिव्स अस Na2S, तो ये सारे जो हमारे कंपाउंड्स हैं ये आयनिक कंपाउंड्स हैं, और इसलिए हम इनको इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे Na प्लस Cl माइनस
या Na+ होल ट्वाइस O2-, या फिर Na+ होल ट्वाइस S2-। तो अब ये जो स्पीशीज प्रोड्यूस हो रही है हमारी, इन सब पे चार्ज दिखाई दे रहा है हमें। तो हम ये जो इक्वेशंस, जो रिएक्शंस हमने लिखे, इसको एक अलग टाइप में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे हमने लिखा 2Na + Cl2 gives us 2Na + Cl-। तो इसमें हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन हो गए और यहाँ पे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज हो गए। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम Na+ O2 वाला रिएक्शन लिखें, 2Na + O2 gives us Na+ होल ट्वाइस O2-। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? जो Na है हमारा, उसमें वापस से हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज हुए हैं, तो -2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं, तो +2 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से लिख सकते हैं हम। ऐसे ही S का भी लिख लेंगे। तो कन्वीनियंस के लिए जितने भी हमारे ये प्रोसेसेस हैं, इन्हें हम 2 सेपरेट स्टेप्स में कंसिडर करेंगे। एक में हमारा इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है और दूसरे में हमें इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है। तो हम इनको 2 रिएक्शंस में कैसे लिखेंगे? जैसे Na + Cl वाली कंसिडर कर लो। तो एक रिएक्शन हो गया हमारा 2Na gives us Na+ + 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक तो ये रिएक्शन हो गया हमारा। दूसरा क्या है? Cl2 में 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, तो वो कन्वर्ट हो गया 2Cl-। अब हर एक जो ये स्टेप है हमारा, इसको हम हाफ रिएक्शन बोलते हैं, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है। तो 2 हाफ रिएक्शन मिलके एक फुल रिएक्शन हमारा बना ले। ठीक है, तो इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? वही आ जाएगा हमारा 2Na + Cl2 gives us 2Na + Cl-। अब जो हाफ रिएक्शन होते हैं जिनमें हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होता है, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और दूसरा हाफ रिएक्शन जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, उसको हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो ये हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, और यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। अब ये जो रिएक्शंस हमने लिखे Na के, सोडियम के, Cl2 के साथ, O2 के साथ, S2 के साथ, इसमें सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो हर एक एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जो भी उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और उनको रिड्यूस करने में कोशिश कर रहा है। इसीलिए खुद वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन वो रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरी तरफ जो क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर है, वो खुद रिड्यूस हो रहे हैं, लेकिन वो Na यानी कि सोडियम को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुए, वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए समराइज करने के लिए हम 4 चीजें बता सकते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ये सब क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन हो गया हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन छोड़ रही है, लूज कर रही है, तो वो ऑक्सीडेशन हुआ। रिडक्शन क्या है? जब कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रही है। थर्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उल्टा है, इसलिए ध्यान रखना इसको, क्योंकि इसमें लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो कि दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है। तो खुद रिड्यूस होगा, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा जब ही रिड्यूस होगा। दूसरी तरफ जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो दूसरों को रिड्यूस कर रहा है, यानी कि खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, और खुद कब ऑक्सीडाइज होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे। क्लियर हो गई ये चीज? अब आते हैं इसके एक सब टॉपिक पे, जो कि है कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मेटालिक जिंक है हमारा, उसके एक स्ट्रिप को हम कॉपर नाइट्रेट के सोल्यूशन में रख देंगे, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये जिंक रॉड जो है उसे कॉपर नाइट्रेट के सोल्यूशन में हमने रख दिया लगभग 1 घंटे के लिए। अब हम थोड़ी देर बाद क्या नोटिस करेंगे कि जो स्ट्रिप है उस पे रेडिश मेटालिक कॉपर जो है वो आ गया है, कोटिंग आ गई है उसकी, और जो सोल्यूशन का ब्लू कलर है वो डिसअपियर होता जा रहा है। देखो यहाँ पे इतना ब्लू था, यहाँ पे थोड़ा कम हो गया, यहाँ पे तो बिल्कुल ही व्हाइट हो गया है। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ Zn2+ ions among the products can easily be judged when the blue color of the solution due to Cu2+ has disappeared. तो जो प्रोडक्ट्स है उसमें हमारा Zn2+ आयन बन रहा है। ये हमें कैसा पता चला? क्योंकि Cu2+ आयन्स जो हैं जिनकी वजह से सोल्यूशन में ब्लू कलर था वो डिसअपियर हो गया। नाउ इफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू द कलरलेस सोल्यूशन कंटेनिंग Zn2+ आयन, appearance of white zinc sulfide ZnS can be seen on making the solution alkaline with ammonia. अब अगर हमने इस कलरलेस सोल्यूशन के थ्रू हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास कराया और इस कलरलेस सोल्यूशन में Zn2+ है, तो
अगर हम इसको एल्कलाइन बनाएंगे अमोनिया के साथ तो हमें वाइट जिंक सल्फाइड यानी कि ZnS जो है वो दिख जाएगा। अब जो मेटालिक जिंक और इस एक्वस सोल्यूशन जो है कॉपर नाइट्रेट का, इसके बीच में जो हमारा रिएक्शन हो रहा है वो किस तरीके से होगा, Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स अस Zn2 प्लस प्लस Cu। अब इस रिएक्शन में जिंक जो है उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, ठीक है, इसलिए ये ऑक्सीडाइज हो गया है। दूसरी तरफ जिंक ऑक्सीडाइज हो गया है इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, तो कुछ रिड्यूस भी होना चाहिए। तो यहाँ पे रिड्यूस क्या हो रहा है हमारे, कॉपर आयन। तो कॉपर आयन जो है वो रिड्यूस हो रहा है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब ये जो रिएक्शन है हमारा, इसकी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है उसे पता करने के लिए हम क्या करेंगे, एक दूसरा रिएक्शन करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, मेटालिक कॉपर की स्ट्रिप को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डालें। नाउ नो विजिबल रिएक्शन इज नोटिस्ड एंड अटेम्प्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ Cu2 plus ions by passing H2S gas through the solution to produce the black color of cupric sulfide, that is CuS, does not succeed। तो इसमें भी अगर हम H2S गैस पास कराएंगे और अगर हम ये सोचें कि इसमें क्यूप्रिक सल्फाइड बन जाएगा जैसे उसमें जिंक सल्फाइड बना था, तो इसमें अगर ब्लैक कलर के हम क्यूप्रिक सल्फाइड की बात करें तो वो नहीं बनेगा। नाउ क्यूप्रिक सल्फाइड हैज सच अ लो solubility that this is an extremely sensitive test, yet the amount of Cu2 plus formed cannot be detected। तो क्यूप्रिक सल्फाइड जो है उसकी इतनी कम सॉल्युबिलिटी होती है और ये काफ़ी सेंसिटिव टेस्ट है, उसके बावजूद भी Cu2 प्लस जो बनेगा वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो ग्रेटली प्रोडक्ट्स को फेवर करता है ओवर द रिएक्टेंट्स। अब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन का एक और एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसमें हम कॉपर मेटल और सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन जो है वाटर में उसको अकाउंट में लेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है हमारा, हमने कॉपर रॉड को सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में डिप किया तो धीरे धीरे हमारा ब्लू कलर जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया और जब हमने एंड में देखा तो हमारा जो सोल्यूशन था वो काफ़ी ब्लू हो गया था। तो इसमें रिएक्शन क्या होता है हमारा, Cu प्लस 2Ag प्लस गिव्स अस Cu2 प्लस प्लस 2Ag। तो यहाँ पे जो Cu है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज हो रहा है और Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो रहा है। क्लियर हो गया। अब हम एक और रिएक्शन देख सकते हैं, अगर हम मेटालिक कोबाल्ट को निकल सल्फेट सोल्यूशन में डालें तो उसमें रिएक्शन क्या होगा हमारा, CO प्लस Ni2 प्लस गिव्स अस CO2 प्लस प्लस Ni। तो इसमें भी वही हो रहा है, निकल जो है वो रिड्यूस हो रहा है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और CO जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब इक्विलिब्रियम पे जब हमने देखा इस रिएक्शन में तो दोनों ही यानी कि Ni2 प्लस और CO2 प्लस दोनों ही हमारे आयंस मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट थे इक्विलिब्रियम के टाइम पे। तो इस केस में ना तो जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं यानी कि CO और Ni2 प्लस और ना ही जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं यानी कि CO2 प्लस और Ni उनको फेवर किया जा रहा है क्योंकि दोनों ही हमारे मॉडरेट अमाउंट में हमें मिले हैं। अभी जो कंपटीशन रहता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का, ये हमें किस चीज़ की याद दिलाता है, जो एसिड्स के बीच में जो कंपटीशन रहता है कि कौन प्रोटॉन ज़्यादा रिलीज करेगा, वैसा ही। तो ये सिमिलैरिटी सजेस्ट करती है कि हम एक टेबल डेवलप कर सकते हैं जिसमें हम मेटल्स और उनके आयंस की लिस्टिंग कराएं, किसके बेसिस पे कि उनकी टेंडेंसी क्या है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, जैसा कि हमने एसिड्स के केस में किया था उनकी स्ट्रेंथ पता करने की। और इनफैक्ट इस तरीके की कुछ कंपैरिजंस जो है वो किए भी जा चुके हैं और इस कंपैरिजन से हमें पता चला है कि जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है कॉपर पे और कॉपर इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है सिल्वर पे। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी है इन मेटल्स की वो किस ऑर्डर में रहेगी, सबसे ज़्यादा जिंक की, फिर Cu की और फिर Ag की। अब ऐसे ही अगर हम ये लिस्ट प्रिपेयर करेंगे तो वो हमारी जो सीरीज बनेगी उसको हम बोलेंगे मेटल एक्टिविटी सीरीज या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसके बारे में सेल्स वाले चैप्टर में गैल्वेनिक सेल और वो वाला पढ़ा था हमने, उसमें हमने बात करी थी कि पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, तो वही है ये। अब आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे जो कि है ऑक्सीडेशन नंबर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेके चलेंगे हम। 2H2 प्लस O2 गिव्स अस 2H2O। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर फॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जो H एटम है वो अपनी न्यूट्रल स्टेट जो थी H2 में उससे एक पॉजिटिव स्टेट में जा रहा है H2O में, और O एटम जो है वो अपनी जीरो स्टेट यानी कि न्यूट्रल स्टेट से O2 वाली जो डाई नेगेटिव स्टेट है उसमें जा रहा है H2O में।
तो यहाँ पे एज्यूम किया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो H से O पे ट्रांसफर हो रहा है और कंसिक्वेंटली जो हमारा H2 है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और O2 जो है वो रिड्यूस हो रहा है। हालांकि जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो बहुत पार्शियल होता है, इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन शिफ्ट बोलेंगे बजाय कि कंप्लीट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम इसको इलेक्ट्रॉन शिफ्ट बोलेंगे कि H ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो O को शिफ्ट कर दिया। अब कुछ और भी रिएक्शंस हैं जिनके लिए बात सही हो सकती है, जैसे H2 प्लस Cl2 गिव्स अस 2HCl, या फिर CH4 प्लस 4Cl2 गिव्स अस CCl4 प्लस 4HCl. So, in order to keep track of electron shifts in chemical reactions involving formation of covalent compounds, a more practical method of using oxidation number has been developed. अब ये है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है केमिकल रिएक्शन में, उसका ट्रैक रखने के लिए हमने ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसे डेवलप किया। तो इस मेथड में हम हमेशा ये एज्यूम करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। जैसे अगर हम H2 प्लस O2 वाला रिएक्शन देखें तो यहाँ पे ये 0 स्टेट्स में थे और यहाँ पे ये +1 स्टेट में है, ये -2 स्टेट में है। ऐसे H2 प्लस Cl2 का देखें तो यहाँ 0 स्टेट में थे, लेकिन यहाँ पे +1 और -1 स्टेजेस में है। तो इस तरीके से हम हर एक एटम पे चार्ज शो कर सकते हैं। सो जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हुआ? इट डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट in a compound ascertained according to a set of rules formulated on the basis that electron pair in a covalent bond belongs entirely to more electronegative element. तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या डिनोट करता है? एक कंपाउंड के अंदर एक पर्टिकुलर एलिमेंट की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बताता है, और इसको हम एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि फॉर्मुलेट किए गए हैं उनके बेसिस पे पता लगाते हैं। और वो रूल्स जो है वो किस बेसिस पे फॉर्मुलेट किए गए हैं कि एक कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का होता है, बाकी और किसी का नहीं। अब ये चीज़ हमेशा प्रॉब्लम देती है हमें कई बार ये पता नहीं चल पाता कि एक कंपाउंड या एक आयन में कौन सा एलिमेंट दूसरे से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसीलिए एक सेट ऑफ रूल्स जो है वो बना दिया गया है जिससे हम एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर का पता कर सकते हैं। अगर 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स एक एलिमेंट के प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, जैसे Na2H2O3 है या Cr2O7 2- है, तो उसमें Cr के 2 एटम्स हो गए, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है एटम का उस एलिमेंट का, उसे हम ऑक्सीडेशन नंबर जो है सारे एटम्स का उस एलिमेंट के, उसका एवरेज बताएं। क्लियर हो गया? जैसे सपोज करो Na2H2O3 है, तो सोडियम के यहाँ पे 2 एटम्स हैं, तो इन 2 एटम्स का जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमारे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। क्लियर हो गया? तो अब आते हैं हमारे रूल्स पे कि ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स क्या हैं। तो पहला रूल क्या कहता है? इन एलिमेंट्स इन द फ्री और द अनकम्बाइंड स्टेट ईच एटम बियर्स एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 0। तो एक एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में है या अनकम्बाइंड स्टेट में प्रेजेंट है तो उसका हर एक एटम जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा 0। जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, Cl2 हो गया, तो इन सब में ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 है। दूसरा रूल क्या कहता है? फॉर आयंस कंपोज्ड ऑफ ओनली 1 एटम द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। अब ऐसे आयन जिनमें सिर्फ एक ही एटम प्रेजेंट है तो ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर होगा? जो भी उस आयन पे चार्ज है उसके बराबर। जैसे Na+ आयन जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +1, Mg2+ आयन है उसका हो गया +2, Al3+ है या Fe3+ है उसमें हो गया +3, या फिर Cl- है तो उसमें हो गया -1, O2- है तो उसमें -2, इस तरीके से। अब in their compounds all alkali metals have oxidation number of +1 and all alkaline earth metals have an oxidation number of +2। अब यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि जितने भी कंपाउंड्स होते हैं एल्कली मेटल्स के, उनमें एल्कली मेटल्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 रहता है, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो कंपाउंड्स है उनमें उनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 रहता है। एल्यूमिनियम जो है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर +3 रहता है उसके सारे कंपाउंड्स में। तो ये एक अलग से ही यूनिक एलिमेंट है हमारा। देन थर्ड रूल इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट कंपाउंड्स इज -2। सारे कंपाउंड्स में नहीं, लेकिन जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में -2 रहता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे, सुपर ऑक्साइड्स या परऑक्साइड्स जो है हमारी, उसमें जो ऑक्सीजन एटम्स है वो एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक्ड रहते हैं, इसलिए जो हमारे परऑक्साइड्स होते हैं जैसे H2O2 हो गया
या Na2O2 हो गया, उसमें हर एक ऑक्सीजन एटम जो है उसको हमने -1 का ऑक्सीडेशन नंबर दिया है। दूसरी तरफ जो हमारी सुपर ऑक्साइड्स हैं जैसे KO2 हो गया या RbO2 हो गया, इसमें हर एक ऑक्सीजन एटम को हमने -1/2 का ऑक्सीडेशन नंबर दिया है। तो ये हो गया एक तरीके का एक्सेप्शन, यानी कि ऑक्साइड्स और परऑक्साइड्स का। दूसरी तरीके का जो एक्सेप्शन है वो काफी कम आता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो फ्लोरीन से अटैच रहता है। तो इस तरीके के कंपाउंड्स जो होते हैं, जब हमने फ्लोरीन वाला पढ़ा था पी ब्लॉक, उसमें भी हमने ये बात की थी। सो जैसे ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड हो गया OF2, या फिर डाईऑक्सीजन डाइफ्लोराइड हो गया यानी कि O2F2। तो इसमें जो ऑक्सीजन है उसको ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा इस वाले कंपाउंड में +2 और इस वाले कंपाउंड में +1। तो -2 से ये डेविएट कर गया। अब जो नंबर असाइन किया जाता है ऑक्सीजन को, वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि जो बॉन्डिंग स्टेट है ऑक्सीजन की वो क्या है। क्लियर है। चौथा रूल जो है वो है ऑक्सीडेशन नंबर जो है हाइड्रोजन का वो +1 रहता है एक्सेप्ट व्हेन इट इज बॉन्डेड टू मेटल्स इन बाइनरी कंपाउंड। तो वैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 रहता है, लेकिन अगर वो बाइनरी कंपाउंड से बाइंड कर जाए तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकता है। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 एलिमेंट्स हैं, जैसे LiH हो गया, NaH हो गया, CaH2 हो गया, तो इन सब में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो रहता है -1। क्लियर है। फिफ्थ रूल पे चलते हैं। इन ऑल इट्स कंपाउंड्स फ्लोरीन हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने पी ब्लॉक में भी पढ़ी थी कि अपने सारे कंपाउंड्स में फ्लोरीन जो है वो -1 की ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। लेकिन जो हमारे बाकी हेलोजेंस होते हैं जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, उनमें भी ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1 की, जब वो अपने कंपाउंड्स में हेलाइड आयन की तरह एक्ट करते हैं। लेकिन अगर हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे जैसे ऑक्सो एसिड्स बनाते वक्त या ऑक्सो एनाइंस बनाते वक्त, तब उनमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर्स देखने को मिलते हैं। क्लियर है। लास्ट रूल जो आता है वो कहता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन अ कंपाउंड मस्ट बी 0। तो एक एटम में जितने भी एटम्स हैं, जब हम उनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम निकालें, उन सबको प्लस करें, तो वो 0 आना चाहिए। जो पॉलीएटॉमिक आयन है उसमें जो एल्जेब्रिक सम है जितने भी एटम्स हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर का, वो उस आयन पे चार्ज के बराबर होना चाहिए। इसीलिए अगर CO3 2- आयन है हमारे पास, तो जो हमारे 3 ऑक्सीजन एटम और 1 कार्बन एटम जो है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम होना चाहिए वो -2 के बराबर होना चाहिए। अब ये रूल्स अप्लाई करने के बाद हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पता कर सकते हैं। अब ये चीज क्लियर है कि जो मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं उनका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होता है और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स का पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं उनमें यूजुअली अलग अलग तरीके की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलती है, स्टेट देखने को मिलती है, क्योंकि उनमें एक नहीं होते। जैसे किसी में +2 +3 +4 +5 सब तरीके की स्टेट्स देखने को मिल रही है इस तरीके से। Now the highest oxidation number of a representative element is the group number for the first 2 groups and the group number -10 for the other group। तो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का, वो जो पहले के 2 ग्रुप्स है उनका ग्रुप नंबर होगा, और ग्रुप नंबर में से अगर हम 10 माइनस कर दें बाकी ग्रुप्स के लिए तो वो उनका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन। इसका मतलब जो हाईएस्ट वैल्यू है ऑक्सीडेशन नंबर की वो जनरली जब हम पीरियड में जाते हैं तब बढ़ता जाएगा। जैसे थर्ड पीरियड में जो हाईएस्ट वैल्यू है ऑक्सीडेशन नंबर की वो 1 से 7 तक बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम एलिमेंट्स के कंपाउंड बनाते जाएं। अब एक टर्म जो कि हम ऑफन यूज करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की जगह, वो है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन नंबर बोल लो चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट बोल लो, इनको हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। इसलिए जो हमारा CO2 है उसमें हम कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको +4 लेते हैं, जो कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी है। दूसरी तरफ इसी में जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो है ऑक्सीजन का वो -2 रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है। अब जो मैंने पीरियोडिक टेबल वाली बात की उसे थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं एक बार। जैसे सपोज करो यहाँ पे हम ग्रुप लिख रहे हैं, ग्रुप 1 2 13 14 15 16 और 17।
यहाँ पे हम एलिमेंट लिख रहे हैं। एलिमेंट कौन सा हो गया? ग्रुप 1 का हमने सोडियम ले लिया, इसका मैग्नीशियम ले लिया, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। अब जो कंपाउंड है वो क्या बना यहाँ पे? जैसे NaCl बना दिया हमने, यहाँ बना दिया हमने MgSO4, यहाँ बना दिया हमने AlF3, यहाँ SiCl4, यहाँ पे P4O10, यहाँ पे SF6 और यहाँ पे HCl। तो ग्रुप एलिमेंट का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट रहेगा वो क्या रहेगा? इस केस में +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3, यहाँ +4, +5, +6, +7। तो जैसे जैसे हम पीरियड्स की तरफ बढ़ते जाएंगे आगे, वैसे वैसे हमारा ऑक्सीडेशन नंबर जो है हाईएस्ट वाला वो बढ़ता जाएगा। अब जो ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट है एक मेटल की, एक कंपाउंड में, उसको हम कभी कभी एक नोटेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एक जर्मन केमिस्ट ने दिया था, एल्फ्रेड स्टॉक ने, और उस नोटेशन को हम स्टॉक नोटेशन बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है इट इज एक्सप्रेस बाय पुटिंग अ रोमन न्यूमरल रिप्रेजेंटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर इन पैरेंथेसिस आफ्टर द सिंबल ऑफ द मेटल इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सिंबल लिखेंगे हम पहले मेटल का, उसके बाद हम ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे और वो भी रोमन न्यूमरल्स की फॉर्म में। जैसे सपोज करो हमारे पास औरस क्लोराइड है, उसको हम लिखेंगे Au, फिर ब्रैकेट में 1Cl, और जो ऑरिक क्लोराइड है उसको हम लिखेंगे Au3Cl3। यानी कि इस केस में जो हमारा गोल्ड है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है 3 और इस केस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर है 1। इसी तरीके से अगर हम स्टैनस क्लोराइड की बात करें तो उसको हम लिखेंगे इस तरीके से, लेकिन अगर वो स्टैनिक क्लोराइड हुआ तो उसको हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से। तो जो चेंज होता है ऑक्सीडेशन नंबर पे वो क्या बताता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हो रही है, जिसकी वजह से हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि स्पीशीज जो है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में प्रेजेंट है या फिर रिड्यूस फॉर्म में। जैसे जो हमारा Hg2(1)Cl2 है वो हमारे Hg2Cl2 की रिड्यूस्ड फॉर्म है, तो ये इसकी रिड्यूस फॉर्म है। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर का आइडिया है उसे हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट और रिडॉक्स रिएक्शन, इन पांचों को डिफाइन करने के काम में ले सकते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे उनको डिफाइन किया था, अब हम ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे भी उनको डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ऑक्सीडेशन क्या होगा? जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है एक एलिमेंट का एक गिवन सब्सटेंस में, तो इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वो प्रोसीजर रिडक्शन का है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? एक ऐसा रिएजेंट जो कि एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगी, और इन रिएजेंट्स को हम ऑक्सीडेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट जो है उसको हम रिडक्टेंट्स भी बोलते हैं, और ये एक एलिमेंट का एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कम करेगा। और लास्ट आता है हमारा डेफिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन की। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें इंटरैक्टिंग स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उनको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस। क्लियर हो गई ये चीज? तो ये था हमारा आज का पार्ट जिसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन और जो क्लासिकल आइडिया था रिडॉक्स रिएक्शन का उसके बारे में बात की। तो जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा इसका वो लास्ट पार्ट रहेगा जिसमें हम रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स, रिडॉक्स रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करते हैं और रिडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो मैं होप करती हूँ कि आपको आज का पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो गाइस लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेडअप, व्हाट्सएप, इन सब जगह मुझे ज्वाइन कर सकते हो। इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और 11th और 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।